सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। सर रील्स चलाने में बिजी हैं लगता है, तुम ही तो चलवा रहे हो ऋषिकर, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है हम लोगों का, बिकॉज पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। एक सेकेंड। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, हम लोग का पार्ट 2 रहने वाला है ये वाला जो लेक्चर है, और इसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। और बाकी मुझे पता है करंट अफेयर की पीडीएफ को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल या परसों में आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स की पीडीएफ। ठीक है, बनना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब बन रही है। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी कल से आप लोगों का सीजीएल का कारवां शुरू है, जो हम लोगों का वन शॉट वाला है। ठीक है, आज इसी वजह से मैंने यूपी पुलिस इतने दिनों बाद क्यों सर पार्ट 2 सेक्शन, क्योंकि आप अवेयर नहीं है, अवगत नहीं है चीज़ों को लेके। ठीक है, आप परमार एसएससी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले सैटरडे को हम लोग का एक क्लास होना था इसी टाइम पे, लेकिन बारिश की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है किस रूप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन को। 31 दिसंबर, 25 नवंबर, 16 अगस्त या फिर 1 मई। तो यहाँ पे श्रमिक दिवस की बात हो रही है, दैट इज़ लेबर डे की बात हो रही है एक तरह से, वर्कर्स डे की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी डेज़ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट छोड़ के सारे कायदे से देख लेना, बिकॉज डे से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं रिपीटेडली हर शिफ्ट में, पिछली बार क्वेश्चन आए तो इस बार भी आएंगे। और जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट वगैरह ना देख के, इंपॉर्टेंट वगैरह जो हैं उन पे एक्स्ट्रा फोकस करके, जो नॉन इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देख के जाना है सारी चीज़, सो दैट अगर मान लेते हैं कि कहीं से भी आ जाए तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अगर आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस कब होता है, ठीक है। और फिर अगर मैं पूछूं कि ब्रेल डे, ये शायद पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ब्रेल डे, ब्रेल लिपि होती है, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनकी लिपि होती है ब्रेल। इसी तरह ज़रा बताएं वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, ये वर्ल्ड हिंदी डे है, हिंदी दिवस नहीं है। हिंदी दिवस अलग दिन मनाया जाता है ये, ठीक है। हिंदी दिवस जो है हम अलग दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी दिवस को। फिर अगर हम बात करें कि हिंदी डे हो गया, वर्ल्ड हिंदी डे, और हिंदी दिवस भी हो गया, फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे बता दीजिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो अगर हम बात करें अर्थ डे, तो वाटर डे होता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को होता है वाटर डे। फिर अगर हम बात करें अर्थ डे, तो अगले ही महीने 22 तारीख को, 22 अप्रैल। फिर अगले महीने ही 22 को, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी ने जैव विविधता दिवस। ब्रेल डे ये होता है 4 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं ज़रा बताएंगे कमेंट में। और 9 जनवरी को क्या करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करेंगे तो ये आपका 10 होगा, 10 जनवरी। लेकिन जब हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 14 सितंबर होता है, बिकॉज 14 सितंबर 1949 को, 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारी संविधान सभा ने बोला था कि जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करेंगे तो 8 सितंबर, 8 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होती है। और कितना इंडिया का लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का साक्षरता दर कितना है, और हाईएस्ट किस स्टेट का है, लोवेस्ट किस स्टेट का है। बाकी आपको पता होना चाहिए लिटरेसी होता क्या है। 7 या 7 से ऊपर एज के जो भी रीड और राइट कर सकते हैं एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, जो कि हमारी 8th शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में मैंशनड है। तो अगर हम बात करें इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74.04% है। प्रोविजनल सेंसस के हिसाब से 72.98% है, ठीक है। इसको नहीं, इसको आप याद रखेंगे, 74.04%। हाईएस्ट है केरल का, कितना है, 94% है। और लोवेस्ट है बिहार का, जिसका कि 61.8% लिटरेसी रेट है। केरल के बाद सेकेंड नंबर पर मिज़ोरम आता है, और बिहार के बाद सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है लोवेस्ट लिटरेसी के मामले में। जब हम यूटी की बात करते हैं, कि केंद्र शासित प्रदेश की आपकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप की, और लोवेस्ट किसकी है, लोवेस्ट है आपकी किस यूटी की, दादरा नगर एंड हवेली की, ठीक है,
क्योंकि हवेली में पॉपुलेशन बढ़ती है लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ प्रेजेंट इन स्पिनच, जो हमारी पालक होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक या फिर ऑक्जेलिक। तो स्पिनच की अगर हम बात करें तो इसमें सिट्रिक बिल्कुल नहीं, सिट्रिक इसमें होता है सिट्रस फ्रूट, बिल्कुल सही है सभी का। सर जी अब एससी क्रीमी लेयर कट ऑफ ज़्यादा होगी, अभी छोड़ो भी पे लेक्चर पे फोकस करो, ठीक है। जो आपके हाथ में कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कितना क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये आपको सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि जो लेमन वगैरह हैं उसमें देखने को मिलेगा। एसिटिक एसिड ये होता है विनेगर में, जो सिरका होता है जिसको कि एज अ हम प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है विनेगर को, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है कितना 6 to 8%। लैक्टिक एसिड की बात करें तो जो भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कर्ड वगैरह हैं उसमें दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, और ऑक्जेलिक एसिड इसका सही आंसर होगा। ऑक्जेलिक एसिड ही आपको देखने को मिलता है टोमेटो में, ठीक है, टमाटर में। कमेंट में ज़रा आप बताएंगे कि जो स्टिंग ऑफ बी होता है, जो चींटी का डंक हो गया, ठीक है, स्टिंग ऑफ बी, साथ ही साथ जो हमारा एक नेटल का पेड़ होता है नेटल, उसमें जो लीव्स होती हैं, जो नेटल लीव्स हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि जो हमारा टैमरिंड होती है, जो इमली होती है उसमें, और साथ ही साथ जो हमारा ग्रेप्स होता है उसमें सेम एसिड होता है, वो कौन सा एसिड होता है। तो स्टिंग ऑफ बी और नेटल लीव्स में तो आपका फॉर्मिक एसिड होगा, जिसको कि हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और जब हम बात करते हैं टैमरिंड और ग्रेप्स की, तो टी से टैमरिंड और टी से टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। फिर अगर हम बात करें, कुछ बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत बात हो गई। सोल्जरिंग विद डिग्निटी इज़ द नोवेल रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिलिट्री स्टालवर्ट। तो किस पे लिखी हुई है ये जो पर्टिकुलर बुक है सोल्जरिंग विद डिग्निटी? विक्रम बत्रा जी पे नहीं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी पे है, नहीं। KM करियप्पा जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे? क्योंकि इसी दिन हमारे KM करियप्पा जी फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। और जो हमारे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी हैं, ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, फर्स्ट CDS थे। अभी करंट में कौन है ये ज़रा बताएंगे? फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, जिन पे आपने देखी होगी मूवी है ना, विकी कौशल ने इस पे लीड रोल इनका किया था। तो ये है इनकी, इन पे जो लिखी गई जो किताब है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर जिनको कि फील्ड मार्शल की पोस्ट पे प्रमोट किया गया था, ठीक। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये ड्यूरिंग दी जो 1971 का वॉर था हमारा। और वही 1971 का जो वॉर था पाकिस्तान के साथ, उसी से ही बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, जो बांग्लादेश आज अपना दूसरा आज़ादी मना रहा है। और उसको हमने पहली आज़ादी दिलाई थी इंडिया ने ही 1971 में, ठीक है। और आज वो इंडिया को आँख दिखा रहा है। अनिल चौहान सबका सही आंसर है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद जो 14 से 18 है वो किससे डील करते हैं? तो आपको पता है जो हमारे, ये तो पहली बात, तो ये चीज़ तो सबको पता है कि यार ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। और जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये कौन से पार्ट में दिए हुए हैं? पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल? 12 से 35। किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं? USA से इंस्पायर्ड हैं ये। और फंडामेंटल राइट्स हमारे कैसे के नेचर के होते हैं? जस्टिसेबल नेचर के होते हैं, यानी इसमें हमें जो जस्टिस है वो दिया जाता है। अब हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी जब 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट में बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एनफोर्स यानी लागू कब किया था? तो 7 थे। एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स कितने? 6 हैं। तो कौन सा हटा है? हटा है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। कौन से आर्टिकल और कौन से पार्ट में करंटली ये पड़ा हुआ है, जरा कमेंट में बताएंगे। कौन कौन से हमारे राइट्स हैं जो 6 हैं? एक तो 14 से 18 है, दूसरा 19 से 22 है, तीसरा 23 और 24 है, चौथा 25 से लेकर 28 तक है, छठवां 29 और 30 है, और जो आखिरी पाँचवां आपका 29, 30 और छठवां आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद नंबर 32 है। ये क्या किसकी बात करता है? ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 19 से 22 ये बात करता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये फ्रीडम की बात करता है। 23 एंड 4 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 25 और 20 से लेकर 28 ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 ये हैं आपके
रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको कि हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि माइनॉरिटीज़ को मिले हुए हैं। और 32, और ज़रा बताएंगे भारत में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं। 32 की बात करें तो यह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ तो। लेकिन बेटा ऐसे मत चले जाना, नहीं सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बेटा पहले हाई कोर्ट कह नहीं गए अनुच्छेद 226 का यूज़ करके हैं, तो मतलब इतना भी जोश में ना आ जाना, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में कितनी तरह की रिट्स दी हुई हैं ये ज़रा कमेंट बताना। और इसको किसने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ये भी ज़रा बता देना। तो प्रॉपर्टी जो है हमारा करेंटली आर्टिकल नंबर 300A में है और पार्ट नंबर 12 में है, और ये एक तरह का भी लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, पहले फंडामेंटल राइट होता था। हार्ट एंड सोल ये बोला था अंबेडकर साहब ने, तो अंबेडकर जी ने बोला था ये। और रिट्स हमारी कितनी है? 5 रिट्स हैं। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी मेन कैंपस इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी का मेन कैंपस कहाँ पे है? तो ये है आपका अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, पुणे में एक आपका इंस्टीट्यूट है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो आपका पुणे में है। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर, व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर वुमेन पावर लाइन इन उत्तर प्रदेश? तो कौन सा? 1044, 1090, 114 या फिर 105? तो ये आपका 1090, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। महिला सम्मान प्रकोष्ठा करके इसका ऐसा कुछ नाम है। और 1091 की बात करेंगे तो ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का नंबर है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिले कि इसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखे, तो ध्यान रखिएगा इनका। 181 में वेमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है। और ज़रा बताइए साइबर के लिए, मैंने पिछले में बताया था आई थिंक आपको, साइबर के लिए, ठीक है। अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर कोई इस तरह से साइबर फ्रॉड हो जाता है तो फिर आपको क्या वो मतलब डायल करना है। तो वेमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए, वेमेन और चाइल्ड दोनों के लिए अगर उनके अगेंस्ट इस तरह से वायलेंस होता है तो इस नंबर को डायल करके बुलाया जा सकता है पुलिस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सर मैंने हेल्प करी थी ये नंबर बताकर एक कन्या को, 1090। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आयुष। हाँ जी, केजिया खान, जोया राजपूत, सिया, अंकिता लवेबल, ठीक है, सबका सही है। ममल्लपुरम उत्सव कहाँ का है? ममल्लपुरम, तो ममल्लपुरम टेम्पल्स कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में, जिनको कि हम शोर टेम्पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ममल्लपुरम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और कौन कौन से फेस्टिवल हैं? तो तमिलनाडु का सबसे एक फेमस फेस्टिवल है जिसको हम पोंगल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ओनम कहाँ का फेस्टिवल है ज़रा बताइएगा? ओनम तो पोंगल है यहाँ का, कार्तिगाई दीपम है यहाँ का, थाई पूसम है, ठीक है, थाई पूसम है, कार्तिगाई दीपम है, नाट्य अंजलि है, ये सब तमिलनाडु के हैं। गुजरात के फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो रण उत्सव हो जाएगा, ठीक है, रण उत्सव, शिमला जी मेलो, शिमला जी मेलो, वौथ मेला, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के। उड़ीसा के नुआखाई, छऊ, कोणार्क जो डांस फेस्टिवल होता है, बाल यात्रा हो गई, जगन्नाथ जो रथ यात्रा हो गई, ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। कर्नाटक के कौन से हैं? महामत्स्य अभिषेक है, महामत्स्य अभिषेक है, गौरी हब्बा है, गोम्पी हब्बा है, करगा है, ठीक है, करगा है यहाँ का, ये ध्यान रखना है। और ओनम कहाँ का है? ओनम है केरल का। केरल का न्यू ईयर फेस्टिवल क्या है? केरल का न्यू ईयर फेस्टिवल है विशु, ठीक है। और तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल क्या है? पुथांडु। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर द कॉर्पोरेट्स इन ऑर्डर टू मेक द इफेक्टिव contributors to the national development falls under which of the following ministry of India? तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। तो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचा? तो प्रशासनिक ढांचा जो तैयार करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हाउ मेनी महाजनपद्स वर देयर? कितने महाजनपद थे? अगर हम एंशिएंट प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें कितने महाजनपद थे, तो टोटल हमारे 16 महाजनपद थे। जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अंगुत्तर निकाय करके है ये, ठीक है।
अंगुत्तर निकाय करके, और इसमें मेंशनड है सोलासा महाजनपद। सोलासा महाजनपद है मतलब 16 महाजनपद। इसी तरह से अगर हम बात करें जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसमें मेंशन थे। और इनमें से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? ये था मगध। ये था आपका मगध, सबसे पावरफुल था, जो कि गंगा और सोन रिवर के बीच में था। और ये पावरफुल इसलिए था बिकॉज इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक थी। इसी में ही हमारी डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने रूल किया, जैसे कि सबसे पहले डायनेस्टी ने रूल किया हरियनका डायनेस्टी ने, देन इसके बाद शिशुनगा डायनेस्टी ने, ठीक है, देन कनवा डायनेस्टी ने, ठीक है, देन आपकी आई थी यहाँ पे नंदा डायनेस्टी, नंद वंश, और इसके बाद आया था आपका मौर्य वंश, इसके बाद आया था आपका शुंग वंश, ठीक है, सॉरी शुंग के बाद आए थे कनवा, ना कि शिशुनगा के बाद कनवा आए थे, ठीक है, शुंग के बाद आए थे कनवा, क्योंकि इनको कनवाओं को, कनवा डायनेस्टी वालों को शुंग भृत्या के नाम से जाना जाता था, बिकॉज दे वर दी सर्वेंट्स अंडर दी शुंगास। तो ये पूरा आप ऑर्डर याद करिए कि किस तरह से हरियंका डायनेस्टी का पहला रूलर बिंबिसार था, और बिंबिसार ने क्या किया था, जीवक भेजा था अवंती के जो राजा थे उनके, और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और हरियंका डायनेस्टी का ही इन्हीं का बेटा था, देन बिंबिसार, देन अजातशत्रु, देन उसके बाद उडाइन। और उडाइन ने ही क्या किया था, मगध की राजधानी को शिफ्ट किया था, कहाँ से कहाँ, राजगिरी से किया था पाटलिपुत्र, ठीक है, राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था, पाटलिपुत्र आज का जो पटना है, ठीक है। और नंद वंश के आखिरी रूलर का नाम आपको बताना है, जिनको कि हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इसी तरह मौर्य वंश के आखिरी रूलर बृहद्रथ थे, जिनको कि पुष्यमित्र शुंग ने हरा के शुंग वंश की स्थापना करी थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी एक्सेप्ट कमिश्नरेट को अगर छोड़ दिया जाए तो हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर कौन होता है? तो नाम में ही असिस्टेंट और डिप्टी लगा हुआ है, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर कब से होने लगे, दरोगा जी हमारे, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पसेज अदर दैन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। और कुछ लोग अगर ये ऐसा मत बिल्कुल सोचें कि ये क्वेश्चन रिलेवेंट है कि नहीं, सर ये पिछला भी आपका जो पेपर हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता है उसी का ही क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया यहाँ पे, वो सारे वही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि रिलेवेंट है कि नहीं, कहाँ से उठा के क्वेश्चन ला रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हैं, वही हम यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बजट में इनकर्ड होते हैं, तो बजट सबसे पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन से आर्टिकल में बोला गया, जरा बताएंगे, कौन से अनुच्छेद में? और कौन से अनुच्छेद में मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाए तो दो हमारे हेड्स होते हैं, एक तो होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, आपका कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है और ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है। इसमें क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी का खेल होता है। ज़्यादा मैं डीप पे नहीं ले जाऊंगा इसको, बिकॉज अगर आपको नहीं आता है तो इतने कम टाइम में आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिए कि अगर फाइनेंशियल एसेट की बात आती है, यानी फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन की जब बात आती है, जब एसेट क्रिएशन की बात आती है, एसेट क्रिएशन का मतलब होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे रोड क्रिएट करना, हॉस्पिटल क्रिएट करना, स्कूल कॉलेजेस बनाना, ये होता है डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, नहीं एसेट क्रिएट करना, नहीं पूंजी क्रिएट करना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर दैन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, ठीक है। तो अदर दैन यानी कैपिटल नहीं होगा, कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पे। जो गवर्नमेंट का सैलरी, जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, पेंशन होती है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। अगला हमारा नहीं राजस्व व्यय बोलेंगे इसको, ठीक है। राजस्व इसको बोलते हैं और इसको पूंजी बोलते हैं, पूंजीगत, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय। अगला क्वेश्चन है, और ये इसकी बात करें आर्टिकल कौन सा है, 112 है, जो बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। कौन पार्लियामेंट में रखता है इसको, प्रेजेंट करता है, कौन टेबल करता है इसको, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, जो कि अभी कौन है कमेंट में बताएंगे जरा। और किसके नाम पे करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करता है। और मनी बिल की अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो आर्टिकल नंबर 110 टॉक्स अबाउट द मनी बिल, दैट इज धन विधेयक। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? अब ये जो आपका पोर्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी आने के क्वेश्चन काफ़ी चांसेस हैं। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें करवा देता हूँ जो आपसे PDF कौन सा भाई PDF करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो, तो कल तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो कुछ पोर्ट्स को देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात में कांडला पोर्ट है। देन यहाँ पे जब आप महाराष्ट्र में आते हैं तो दो पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक तो मुंबई और एक JNPT है, ठीक है। एक तो मुंबई पोर्ट है, ये कौन सा है, कांडला, जिसको कि हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ यहीं पे एक एंशियंट पोर्ट भी लोकेटेड है इंडस वाली सिविलाइजेशन का टाइम पे, उसका नाम जरा बताएंगे कमेंट में। ये मुंबई पोर्ट है और ये है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कि नावा शेवा के नाम से जानते हैं। यही है आपका सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। कंटेनर पोर्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली अनलोड नहीं होते हैं, मतलब जहाँ जो सामान आता है, जो माल आता है, उसको एक बड़े कंटेनर में अनलोड किया जाता है, देन फिर उसको ले जाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नीचे वो आते हैं, इसमें नीचे जब आएंगे महाराष्ट्र के तो कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा स्टेट गोवा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको पोर्ट देखने को मिलेगा मुर्मुगांव, जो कौन से रिवर की स्टोरी पे बना हुआ है, ज्वारबद्ध उन्मुख में जुआरी जो रिवर है, जुआरी रिवर। दो नदियाँ हैं, मंडोवी और जुआरी गोवा की। और मंडोवी नदी पे कौन से आपको वाटरफॉल, कौन से जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जरा कमेंट बताएंगे। देन यहाँ पे आपका स्टेट आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में एक पोर्ट, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट नहीं है, मैंगलोर पोर्ट है। एंड ये है आपका केरल, ठीक है। केरल में है आपका एक पोर्ट कोची, और इसको हम जानते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी अरब सागर की रानी। क्यों? क्योंकि ये जो हम पूरा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है भाई ये, ठीक है, हाइलाइटर क्यों नहीं काम कर रहा है ये? हाँ, अभी काम किया। ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। देख रहे हो, पानी बना देते हैं तुरंत। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वीन ऑफ अरेबियन सी है। यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, हाइलाइटर जा नहीं रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स कितने हैं जरा बताइए। तो यहाँ कौन कौन से पोर्ट हैं आपके, तो यहाँ पे है एन्नोर पोर्ट, जिसको कि कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका चेन्नई पोर्ट है और टूटीकॉन पोर्ट है। तीन मेजर पोर्ट हैं, एन्नोर, कामराजर, जो कि देश का पहला कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है। सिंपल भाषा में सब समझो कि गवर्नमेंट के हाथों में नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में, ठीक है। चेन्नई और टूटीकॉन पोर्ट है ये। देन ऊपर आएंगे तो कौन सा स्टेट है हमारा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, नहीं सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है ये। इसके ऊपर आएंगे तो कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है। और उड़ीसा में कौन सा आपको देखने को मिलेगा, पारादीप पोर्ट देखने को मिलेगा उड़ीसा में। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आप वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा कोलकाता पोर्ट और हुगली पोर्ट, ठीक है। कोलकाता जो पोर्ट है वो देश का सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना पोर्ट है। कांडला को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो एशियन पोर्ट है वो है आपको देखने को मिलेगा लोथल। तो गिन लीजिए, टोटल 13 ही निकल के आएंगे। टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं इंडिया में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी कॉल्ड ऑफ द NCM इन 1922 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, किस लिए ले लिया था? बंगाल का विभाजन हो गया था? बिल्कुल नहीं, बंगाल का विभाजन का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बंगाल का विभाजन तो जब गांधी जी आए भी नहीं थे तभी हो गया था 1905 में, है ना। डेट आपको पता होना चाहिए, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इस समय कौन वॉइस रॉय था, ये ज़रा बताएंगे कमेंट में। लाला लाजपत राय जी का जो लाठीचार्ज वाला इंसिडेंट हुआ था वो काफ़ी बाद में हुआ था, 1928 में। क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था भारत 1928 में, उसका विरोध कर रहे थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 थे। 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। और इस समय कौन था वॉइस रॉय? तो कर्जन हुआ करता था इस समय वॉइस रॉय। देन इस पार्टीशन को एन्यूल कब कर दिया गया था? एन्यूल से मतलब है कि रद्द कब कर दिया गया था? जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं, ये तो एक कारण था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ये कब हुआ था हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन रिस्पॉन्सिबल था? जनरल EM डायर था। मारा किसने था EM डायर को? किसी ने नहीं मारा था, उनकी खुद ही हत्या हो गई थी, उनकी खुद ही डेथ हो गई थी EM डायर की। अब तुम बोलोगे अरे सर तुम्हें पता नहीं, बेटा पूरी बात सुन लो। EM डायर ने ये रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जो कौन थे? उधम सिंह, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के गए थे ब्रिटेन में, उन्होंने हत्या करी थी माइकल ओ डायर की, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं था इसके लिए। तो फिर उसकी हत्या क्यों करी थी? भूल चूक हो गई थी क्या? डायर ना, क्योंकि उसने प्रशंसा करी थी इस जनरल EM डायर के, जो ये हरकतें करी थी उसके, ठीक है। और ये जलियांवाला बाग मैसेकर के पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं एक रॉलेट एक्ट था। और रॉलेट एक्ट
कब पास हुआ था कमेंट में बताएंगे। चौरी चौरा हत्याकांड ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें पुलिस वालों को मतलब जलते हुई पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया था। तो वॉयलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसकी वजह से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हो गई थी। और जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहे थे 1919 में, और उसी की वजह से फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। किसके साथ मर्ज कर दिया था इसको? खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया था। खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स यानी अली बंधुओं ने, मौलाना अली और शौकत अली, इन्होंने स्टार्ट किया था 1919 में, जिसका लेना देना भारत से नहीं था, मतलब भारत में ही किया था, लेकिन जो कारण था वो टर्की से रिलेटेड था। फिर जरा कमेंट में बताएंगे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो हमें पता है कि 3 हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। वो 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं? राबी, खरीफ और जैद। बिल्कुल सही विश्वेंद्र, अवधेश, राजन, केजिया, श्रेया। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो CDM सभी लोगों ने सही बताया। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 अप्रैल को ख़त्म कर देते हैं। डांडी मार्च वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो साबरमती से लेकर डांडी तक का मार्च निकालते हैं डंडी लेके, ठीक है। और कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ मिलकर वो करते हैं। इसी टाइम पे जो NWFP का रीजन है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर के पास में, तो वहाँ पे किसने CDM को चलाया था? और क्विट इंडिया मूवमेंट कब चालू हुआ था? 1942 में। क्यों चालू हुआ था? क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से। और इसी में गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पे स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने यहाँ पे खुदाई खिदमतगार नाम की एक सोसाइटी बनाई थी, और उसकी हेल्प से यहाँ पे रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। खरीफ, 3 क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं हमारे, कौन कौन से? राबी, खरीफ और जायद। किस बेसिस पे होते हैं? तो जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है, तो जून जुलाई में ये मानसून की फसलें होती हैं, इनको खरीफ फसल बोलते हैं, जिनकी बुआई यानी सोइंग होती है जून जुलाई के टाइम पे। कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। जब इनकी कटाई होती है तो इनकी बुआई होती है सर्दियों के टाइम पे, और इनकी कटाई होली के टाइम पे होती है, राबी की मार्च अप्रैल के टाइम पे। और जायद जो मई जून का जो शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है, जिसमें कि हम फॉडर क्रॉप्स यानी जो चारा वाली फसलें हैं, ठीक है, और जो वाटरमेलन यानी कि जो आपका तरबूज, खरबूज ये सब होता है, टमाटर वगैरह, ये सब जायद में आता है, वेजिटेबल्स वगैरह। तो नॉट अ खरीफ क्रॉप। सोयाबीन भी खरीफ है, मेज़ भी खरीफ है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली जो होती है वो भी खरीफ है, वीट यानी गेहूँ आपका राबी में आता है। राबी में और क्या क्या आता है? तो राबी में आपका आता है जैसे कि मस्टर्ड हो गया, बार्ले हो गया, लिनसीड हो गया, रेप सीड हो गया, ठीक है, पी हो गए, मटर हो गए, तो ये सब आपके राबी फसलों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन उत्तर प्रदेश दी गवर्नमेंट, और यहाँ पे खरीफ में जैसे एक आपका और एग्जांपल आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, वैसे तो एग्जांपल तो बहुत हैं, जैसे कॉटन भी आपका खरीफ होता है। और कॉटन जो होता है, कपास किस सॉइल में, किस मिट्टी में सबसे बढ़िया उगता है? ये यूपी में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश है, किस लोकेशन पे है ये? तो ये आपका मेरठ में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जो शहीद स्मारक है यूपी का। तो कॉटन आपका सबसे बेस्ट इसके लिए जो सूटेबल होती है सॉइल, वो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, जो कि इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, तभी कॉटन के प्रोडक्शन में वही टॉप पे रहते हैं। ये इम्परमिएबल सॉइल होती है, यानी वाटर इसमें जल्दी से परकुलेट नहीं करता। सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक यानी स्व जुताई की जो विशेषताएं हैं उसके लिए जानी जाती है ब्लैक सॉइल। यूपी हैज़ रिसेंटली बैग, तो ये छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, लेकिन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको जैसे मैंने बताया, मैं आपको अभी वो कल तक आपको मैं पूरी कोशिश करूँ कि मिल जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ यूपी अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस? कितना है सेक्स रेशियो यूपी का? तो पूरा यूपी का पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, मेल फीमेल का लिटरेसी रेट, वो सब कितना है, अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में सीट वगैरह कितनी है। तो सेक्स रेशियो होता क्या चीज़ है कि 1000 लड़कों पे यानी 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, वो होता है सेक्स रेशियो। जो इंडिया का 943 है, भारत का 943 है, लेकिन यूपी का कितना है? 912 है। यूपी का 912 है। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सेक्स रेशियो की। तो चलिए हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लगे हाथ सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। जो क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो ये यूपी का कितना है? 829, 829। हाईएस्ट है बिहार का, 1106 लोग रहते हैं, और बिहार से भी 10 गुना है दिल्ली का, 11,320 लोग रहते हैं वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर। यूपी का 829 है, 829 है।
लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर कितनी है यूपी की, तो ओवरऑल तो हमारे इंडिया की 74.04 है, लेकिन यूपी की कितनी है 67.68% है, जिसमें कि मेल की ध्यान रखना 77.28% और फीमेल की 57.18% है। ठीक है, ये मेल की है और ये फीमेल की है। ठीक है, इतनी है फीमेल की। फिर यहाँ पे यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें टोटल नंबर सीट कितनी है। यहाँ की जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे कितनी सीट है। और जरा कमेंट में ये बताएंगे कितने राज्यों में विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी। और यूपी की जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी कौन सी है, जुडिशियल कैपिटल कौन सी। और यूपी कौन से नंबर पर आता है जब हम बात करते हैं एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीट हैं 403, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में भी कितनी है 100 है यहाँ पे। वैसे तो कैपिटल आपको पता है कि लखनऊ है, लेकिन जुडिशियल कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो ये है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। और एरिया, और ज़रा कमेंट में बताएंगे कि इलाहाबाद है ना, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, पिलर इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है, किस रूलर से, गुप्त डायनेस्टी के किस रूलर से। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया के टाइम से 4th रैंक पे आता है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद एमपी और महाराष्ट्र के बाद आता है हमारा यूपी। और पॉपुलेशन के नंबर पे तो हम यूपी आपका 1st नंबर पे आता है। क्लियर। चलिए, द फेमस यूनेस्को साइट बॉडेक्स पोर्ट ऑफ मून इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पोर्ट बॉडेक्स पोर्ट ऑफ मून, तो ये आपका ये आपका फ्रांस में है। ठीक है, जहाँ पे आपके अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं, ख़त्म भी हो जाएंगे कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अब कल आई थिंक कोई मैच भी नहीं इंडिया का, ख़त्म सब मामला इंडिया का भी। ठीक है, 6 मेडल के साथ हम वापस आ रहे हैं। हमारी रैंकिंग है 69 और पाकिस्तान की रैंक है 59। देख रहे हो, आगे है, और मात्र 1 मेडल जीता है पाकिस्तान ने, फिर भी 59 पे बैठा हुआ है। क्या है, गोल्ड मेडल जीत लिया ना, तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। और वो किसने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फोर्स इज मैंडेटेड एज द एलीट एजाइल फोर्स टू रिस्पॉन्ड टू हाई जैकिंग एंड सिमिलर सिक्योरिटी सिचुएशंस ऑन एयरक्राफ्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नो। NIA जो है आपकी काउंटर टेररिज्म फोर्स है, जो कि बनी थी इन द ईयर 2008। NSG इसका सही आंसर होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि बनी थी इन द ईयर 1986। आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, उसके बाद ये बना था। इसमें 2 इसके पार्ट होते हैं, एक तो स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है, ठीक है, और एक होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप। ठीक है, इसके 2 इसमें ग्रुप होते हैं। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी वॉज स्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये स्टैब्लिश किया गया था इलाहाबाद, दैट इज़ प्रयागराज। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस डे को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ए चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व करती है। 7 अगस्त, 12 जून, 5 जुलाई या फिर 1 मई। सर भाई करंट अफेयर का मैंने बोल दिया, कल आपको कल तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगी। ठीक है, आप चिंता मत करो, मुझे भी चिंता है। ठीक है, और वो ज़्यादा बड़ी PDF नहीं होगी। ठीक, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, तो 1 में क्या होता है, 1 में होता है आपका लेबर डे, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होगा 12 जून को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और कमेंट बताएंगे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, जैवलिन थ्रो डे मनाते हैं, है ना, क्योंकि 7 अगस्त को ही 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 87.58 मीटर का। उससे ज़्यादा फेंका इस बार, 8 अगस्त को फेंका। पिछली बार का फेंका था 7 अगस्त को, इस बार का फेंका, इस बार 9 अगस्त को फेंका, देखा जाए, क्योंकि मैच तो शुरू हुआ था 8 अगस्त को। अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से देखें हैं तो 8 अगस्त 11:55 को शुरू हुआ था मैच, लेकिन भाला तो उन्होंने 12 बजे के बाद ही फेंका था, वो जो भाला फेंका था, तो 9 अगस्त ही बोल सकते हैं जो सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। और उससे ज़्यादा ही फेंका था टोक्यो ओलंपिक से, लेकिन जो पाकिस्तान के थे हमारे नदीम जी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेंक दिया, बहुत ही ज़्यादा फेंक दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 92 मीटर का फेंक दिया उन्होंने, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, आज तक नदीम कभी जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा से दूर नहीं फेंके हैं, चाहे वो अभी डायमंड लीग वगैरह हुई हो या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई हो या फिर पिछले वाले ओलंपिक जो हमारे हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ था जिसमें नदीम ने सरप्राइज़ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जरा कमेंट में आप बताएंगे कि 5 जून को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं और 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। चलो 5 जून को तो मैं बताता हूँ, आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, और 23 अगस्त को भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था अभी पिछले साल ही, जिसकी वजह से हम 23 अगस्त को कुछ सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन। अभी यहाँ पे तो आंसर है ऑपरेशन गंगा, लेकिन अभी पक्का आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। ठीक है, शायद पिछली बार पूछा भी गया था, जो इजराइल और हमास का ये जो पूरा युद्ध चल रहा है उसमें हमने इनको इवैक्यूएट किया है। किसको? इंडियंस को इवैक्यूएट किया है ऑपरेशन अजय के थ्रू। 23 एनवायरनमेंट डे सही है बिल्कुल। स्पेस डे सबका सही आंसर होगा, स्पेस डे 23 अगस्त। सर आपकी हेल्पलाइन में रिप्लाई नहीं मिलता है। नहीं मिलता है रालेख राजक, हेल्पलाइन तुम सही ड्रॉ नहीं मतलब वो किया होगा, नहीं तो मिलता है। अभी हम बताते हैं तुम्हें हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। शायद आप में से कुछ लोग जो है दूसरे हेल्पलाइन की सहायता लेते हैं, इसलिए मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो क्या आप इसी नंबर पे वो कर रहे हैं एक बार बताइएगा। 9235798380, ये मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, ये हेल्पलाइन टाइप का नंबर है। ठीक है, तो इसमें वैसे ही तरह के डाउट पूछिएगा। द राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं 31 अक्टूबर को, है ना। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल जी की जन्म जयंती होती है, जन्म दिवस होता है इसी दिन, इसीलिए मनाते हैं इसको। और इसी दिन हमने वो जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 335A है उसको रिपील किया था, इसीलिए इसी दिन ख़त्म किया था हमने उसको। ठीक है, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? बिकॉज आपको पता है 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, यानी कि लागू किया था। 2 क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आप उसको स्कोर बताएंगे अपना। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? आपको पता है चाइल्ड चिल्ड्रन डे और डायबिटीज़ डे होता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, यानी कि नॉन वायलेंस डे, यानी कि अहिंसा दिवस होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर इज नोन एज उपन्यास सम्राट। किसको उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं? हरिवंश राय बच्चन, निराला जी, मुंशी प्रेमचंद या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हैं उपन्यास सम्राट के नाम से। इनकी कुछ किताबों के नाम मैंने आपको पहले ही बताऊंगा, जैसे गोदान हो गई, गबन हो गई। ठीक है, और गोदान गबन यही तो पूछी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की अगर बात करें तो इनकी कौन कौन सी है? इनकी एक है बहुत फेमस मधुशाला, है ना, मधुशाला है इनकी। और बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रिसेंटली चिराग चंद्रशेखर शेट्टी वॉन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों लोगों ने क्या जीता है? इन दोनों लोगों ने जीता है अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड नहीं है, अर्जुन अवार्ड 2nd नंबर पर आता है, 1st नंबर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आता है। और इनको किस में मिला है? बैडमिंटन में मिला है इसमें। ठीक है, और ये अभी अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स में हार गए थे क्वार्टर फाइनल्स में। सबको उम्मीदें थी कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे क्योंकि इतना बढ़िया खेलते हैं दोनों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक है दिन भी नहीं होता है कभी कभी। मतलब पहला सेट 13-21 से जीत लिया, भयंकर रूप से जीत लिया। और मुझे मेरी क्लास थी, मुझे अभी भी याद है, शाम को मेरी 5 बजे ऐसे कुछ क्लास थी, तो पहला सेट जीत लिया। मैंने देखा अभी तो जीत लिया, अभी तो आराम से जीत जाएंगे। और फिर मैंने जैसे क्लास ख़त्म की तो पता चला और स्टूडेंट ने बताया कि सर हार गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, चलो अभी जल्दी से स्कोर बताएंगे पहले तो। ठीक है, स्कोर किसका कितना क्या है? आकाश क्लास ले रहे थे अभी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे तुम अपलोड कर दो, यूट्यूब पे हम कर देंगे। टाइटल रख देना ऑल अबाउट वक्फ, ऑल अबाउट वक्फ। ठीक है, हाँ तो इस तरह से लिख देना और हैशटैग वगैरह लगा देना। चलिए, तो अगला है हमारा 25 में, किसी के 22 हैं, 23 हैं, 21 हैं, बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? मनीला, यस सही हो जाएगी। बैंकॉक की अगर बात करेंगे तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। जकार्ता कहाँ की कैपिटल है? इंडोनेशिया की कैपिटल है। और कुआलालंपुर कहाँ की कैपिटल है? मलेशिया की कैपिटल है, मलेशिया की राजधानी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑनर फॉर पुलिस इन इंडिया।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो पुलिस को दिया जाता है, देखिए पद्मश्री तो भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन, पुलिस को नहीं दिया जाता है, सिविलियंस को दिया जाता है। परम वीर चक्र ये भारत का सर्वोच्च बलिदान पुरस्कार है, ठीक है। और महावीर चक्र भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन सॉरी, ठीक है, महावीर चक्र सबसे मतलब ये सब आपके गैलेंट्री मेडल्स होते हैं जो कि जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। पुलिस के लिए तो आपका पुलिस गैलेंट्री अवार्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 28th, ठीक है, तो महावीर आपका सबसे हाईएस्ट होगा, इसका आंसर लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्रेसिडेंट पुलिस गैलेंट्री अवार्ड। इसको अभी चलो मैं वो आपको बताऊंगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और परमवीर चक्र और महावीर चक्र में अंतर क्या होता है, क्योंकि हमारे दो तरह के अवार्ड होते हैं, तो पीस टाइम वो अवार्ड होते हैं और दूसरे वॉर टाइम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो परमवीर है, महावीर है, ये वॉर टाइम हो गया, अशोक, कीर्ति और जो शौर्य चक्र है ये हमारे पीस टाइम है, ठीक। चलो, तो इन दी सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर्मरली नोन एज फेसबुक इंक वॉज रीनेम्ड टू, तो नया नाम फेसबुक का क्या है अभी, तो नया नाम है मेटा, ठीक है। ट्विटर का नया नाम क्या है, ट्विटर का नाम नया नाम हो चुका है एक्स, ठीक है, जब से आपको पता है कि इलॉन मस्क के अंडर में गया। पहले ही किसका कंपनी था, ये किसका था यार, वो क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसकी मतलब एक्चुअल जो फाउंडर था, लेकिन अभी किसके अंडर में, इलॉन मस्क के अंडर में ये, ठीक है। इलॉन मस्क ने इसका नाम चेंज करके एक्स रख दिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 क्योंकि न्यूज़ में था उस समय, तो अभी पता नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन मान लेते हैं कि पूछेगा, तो उस हिसाब से अगर हम सही आंसर की बात करें तो क्या होगा, विक्रम, ठीक है। लैंडर हमारा था विक्रम और प्रज्ञान था रोवर, और जिस पॉइंट पे लैंडिंग करी उस पॉइंट को हमने बोला शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट बोला गया, जहाँ पे इस पर्टिकुलर हमारे लैंडर ने लैंड किया। और जिस दिन लैंड किया उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो अभी हम लोगों ने देखा तो एसिड वाला क्वेश्चन मतलब इनका फेवरेट है, पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए अच्छे से इसको करके जाना है आपको कि कौन सा एसिड विनेगर में होगा, तो ये होगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी हम लोगों ने देख लिया कि इसमें कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ हाँ जरा कमेंट बताएंगे, एप्पल और बनाना में कौन सा होता है, एप्पल और बनाना में कौन सा एसिड होता है, और जो हमारा वीनस प्लैनेट है, जो शुक्र ग्रह है, उसमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखी गई एक नॉवेल है। अभी रिसेंटली इनको पेन पिंटर प्राइज से भी नवाजा गया है, और रिसेंटली इनके खिलाफ अभी UAPA दैट इज़ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत अभी इनको बुक भी किया गया है, ठीक है। अरुंधति रॉय इनका नाम है, भारत की पहली बुकर प्राइज़ विनर हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज़ मिला था। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, ठीक है, हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मेंस गाइड, एन ऑर्डिनरी मेंस गाइड टू एम्पायर, ठीक है, गाइड टू एम्पायर, ये इनके बुक्स हैं। अमीश त्रिपाठी की थोड़ी सी धार्मिक टाइप बुक्स हैं, जैसे कि राम द इस्कॉन ऑफ, वैसे ऐसे या तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, सिंपल ऐसे याद कर लो, राम, सीता और रावण, ठीक है, ये 3 किताब हो गई। और एक और याद कर लो, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक। सलमान रश्दी की भी किताब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रश्दी जी की, रश्दी जी ने अभी एक रिसेंटली बुक रिलीज़ करी थी, ठीक है, तो ये हो सकता है पूछ ले, करंट अफेयर्स में था, नाइफ, पूरा किताब का नाम नहीं लिख रहा हूँ, पूरा किताब का नाम है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर, ये पूरा किताब का नाम है, लेकिन नाइफ ही याद रखो बस, ठीक है। जो इनकी सबसे पॉपुलर बुक है वो है मिड नाइट चिल्ड्रन, जो अगर पूछेगा तो यही आपसे पूछने या तो ये करंट में थी और ये सबसे इनकी पॉपुलर है, मिड नाइट चिल्ड्रन। और भी हैं जैसे कि जिसके लिए इन पे मर्डर के अटैम्प्ट हुए थे, सैटनिक वर्सेस, फतवा जारी कर दिया गया था इनके खिलाफ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर ये वक्फ काफ़ी न्यूज़ में ये क्या होता है, तो अभी इस पर एक रील आने वाली, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा तुरंत ही उसके बाद एक रील आएगी, उसमें पूरा कुछ मैंने समझाया वक्फ वगैरह क्या होता है और क्यों इतना इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन है, सैटनिक वर्सेस हो गया, एंड द मूर्स लास्ट साय, मूर्स लास्ट साय। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 64 एंड 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद
64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो दोनों आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है अभी? लड़ाई हो गई थी कल इनकी, किससे हो गई थी लड़ाई? हैं? हरिवंश राय बच्चन की बहू से, सॉरी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की बहू से क्या लड़ाई हो गई थी? खुद को सासू माँ समझने लगती हैं हर जगह। बोल रही थी कि मैं एक्टर हूँ, सब पढ़ लेती हूँ, चेहरा आपका पढ़ लिया मैंने और आपकी टोन मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, जगदीप धनखड़ जी को बोलना चाहिए था, कितनी बड़ी एक्टर हैं वो हमको ही पता है और पूरे हाउस को पता है। मुश्किल से कितने किसी ने मूवी देखी जिसमें कि ये हो? बस शोले वाली थी जिसमें कि ये गूंगी टाइप बनी थी थोड़ी, बस उसके अलावा तो कोई मूवी नहीं थी। और एक्टर पना झाड़ रही थी वहाँ पे कल कि एक्टर हूँ और सब जानती हूँ, पढ़ रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे नहीं घर में डांट लगा रही हूँ छोटे बच्चों को। मतलब वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट ने सही रिप्लाई दिया कि यहाँ से जो मुझे दिखता है वहाँ से आप नहीं देख सकती उस चीज़ को, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल पे। एक बार ऐसे मुझे याद है कि कहीं जा रही होंगी ऐश्वर्या राय के साथ, तो मीडिया वाले ने बोल दिया ऐश्वर्या ऐश्वर्या, जैसे बोलते नहीं रहते वो, तो बोलती हैं ये क्या है, ये क्या है, ऐश्वर्या क्या है, ऐश्वर्या मैम बोलिए, ठीक है। मतलब खुद को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। खैर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, पहले बताइए देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कोई भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। इसका मतलब यही होता है। अच्छा, कभी खुशी, अच्छा हाँ, वो कभी कभी खुशी कभी गम में प्लेट लेके आती हैं ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और कोई भी देश का जो उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। अलग से राज्यसभा का चेयरमैन का कोई चुनाव नहीं होता। जैसे लोकसभा के अगर हम स्पीकर की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है अभी? ओम बिरला है। पहले कौन थे जरा बताएंगे? तो ओम बिरला जी का चुनाव हुआ होगा, अभी हुआ भी था। वैसे क्या होता था, यूजुअली रूलिंग पार्टी जिसको बनाना चाहती थी बना देती थी। इस बार पहली बार 1946 के बाद चुनाव हुआ था स्पीकर पद के लिए और ओम बिरला जीते। तो ओम बिरला क्या है? स्पीकर हैं लोकसभा के, जिसके चुनाव होते हैं। इसके लिए राज्यसभा के चेयरमैन के लिए कोई चुनाव नहीं होता। जो राष्ट्रपति बनता है वो अपने आप बन जाता है देश का जो राज्यसभा का चेयरमैन। और पहले कौन थे लोकसभा के स्पीकर? जीवी मावलंकर थे, ठीक है। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? वो 12 अगस्त को होता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे होता है, इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। 34 विच डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी वॉज टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन इन द डिमोनेटाइजेशन डन इन 2016? किसको मतलब आउट ऑफ सर्कुलेशन ले लिया गया था? दैट इज़ आपका 500 और 1000 के नोट, है ना, मोदी जी ने वापस ले लिए थे। 35 इन उत्तर प्रदेश वेयर इज़ द साइबर क्राइम हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो साइबर क्राइम हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लखनऊ में ही लोकेटेड है, ठीक है। जो लोग, कुछ लोग नखलऊ बोलते हैं इसको ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कानपुर में 2 हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जरा ये बताइए। और लखनऊ में ही, क्या आपको पता है, जो हमारा नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लोकेटेड है। और कानपुर में हमारा एक तो पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और शुगर केन वाला, ठीक है। पल्सेस और शुगर केन का यहाँ पे इंस्टीट्यूट है कानपुर में। अच्छा, एक और बताएंगे जरा कि एक सेकंड रुको, जरा कमेंट बताओ कि जो कीतम लेक है, कीतम लेक, कीतम झील, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कीतम झील। अगला क्वेश्चन है जीएसटी स्टैंड्स फॉर। तो जीएसटी का से क्या तात्पर्य है? तो जीएसटी से भी खूब क्वेश्चन पूछे गए, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ये एक आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और नहीं कि जहाँ पे खरीद होती है वहाँ पे लगाया जाता है इसको। और इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब पूरे देश में लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017, 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था ये, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में, अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 279 अनुच्छेद नंबर 279 का में है। और इसका चेयरमैन कौन होता है? जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री, वो। व्हाट इज़ द इमरजेंसी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इन इंडिया? भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये आपका 1910, 1940, 1098 या फिर 114। तो ये आपका 1098, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के लिए 1098। तो हेल्पलाइन से भी खूब क्वेश्चन इसने पूछे हैं। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का याद रखना और विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन याद रखना 181।
हम्पी डांस उत्सव कहाँ पे होता है? तो हम्पी होता है कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी आपको पता है किसकी राजधानी थी? ये विजयनगर वालों की राजधानी थी, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी कैपिटल थी। और विजयनगर वालों को किस नाम से जाना जाता था? उनके जो कंटेम्प्रेरी थे उन वो जानते थे इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से, कर्नाटक साम्राज्य मऊ। तो जो आपका प्रेजेंट डे कर्नाटक वाला रीजन है वहीं पे ही आपका विजयनगर एम्पायर था और उसकी कैपिटल थी हम्पी। हम्पी डांस उत्सव भी होता है, हम्पी विजय उत्सव होता है, ठीक है। और हम्पी एक्चुअल में वहाँ पे एक देवी होती हैं, पंपा देवी, ठीक है। पंपा देवी के नाम पे ही हम्पी का नाम पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। उड़ीसा के बता दिए हैं, गुजरात के बता दिए हैं। महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल अच्छा नोट कर लीजिए जो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, उसको हम जानते हैं गुड़ी पड़वा के नाम से, ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है। Which of the following ministries is having responsibility of task disseminating information government policies of about schemes and programs through the different mediums of mass communication regulation of print media? तो कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो होगा नहीं, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री भी नहीं होगा। अच्छा क्या आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही आपका जो सेंसस वगैरह है, जनगणना, वो यही करवाता है, ठीक है। सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है? अभी देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है, पुणे में। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज हैड पार्टीशन बंगाल? ये भी देख चुके हैं, तो वही है ना कि अभी देख रहे हो यहीं पे रिपीट होने लग रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का ये था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने ही बंगाल से जो डुअल गवर्नमेंट है, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट जो है इन बंगाल, उसको ख़त्म किया था इसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। और वॉरेन हेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग जो था डुअल गवर्नमेंट ख़त्म किया था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। बस इतना याद रखो, बाकी तो और भी चीज़ें हैं, जैसे इसी के टाइम पे पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, लेकिन आपके एग्जाम में शायद ये पूछे, ठीक है। इरविन के बारे में ध्यान रखना, गांधी इरविन पैक्ट याद आ रहा आपको, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? ये गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 1931 में साइन हुआ था, ठीक है। जिसके तहत गांधी जी एग्री कर गए थे कि ठीक है वो जो दूसरी वाली गोल मेज सम्मेलन है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और CDM दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भी हमने देखा ना 1930 में शुरू हुआ, उसको टेम्प्रेरी तौर से अभी उस पर होल्ड लगा देंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में हुई थी, 1931 में। पहली हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में, और तीसरी वाली हुई थी 1932 में। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? DGP, DCP, ACP या फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर? तो पुलिस सब इंस्पेक्टर तो होंगे नहीं, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी नहीं होंगे, ठीक है। कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, ठीक है। 43rd, एन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट दैट रिलेट्स टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली इज इंक्लूडेड इन? सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित हो, इसमें शामिल है आउटक्रॉस बजट, टैक्स बजट, कैपिटल बजट या फिर रेवेन्यू बजट। तो ऐसे उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू वाला, ठीक है। जो अभी हमने देखा था रेवेन्यू और कैपिटल से यहाँ पे आपको जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर निकलता है वो होता है, और यहाँ पे जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो निकलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या वो भी समझ लो, करंट फाइनेंशियल ओनली का। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया, तो लोन लिया उसने, तो मान लेते हैं आज हमारी NDA गवर्नमेंट ने लोन लिया, मान लेते हैं BJP सरकार ने लोन लिया, तो और मान लेते हैं कि आज से 4-5 साल बाद BJP सरकार नहीं रहती है, तो लोन पे जो ब्याज है वो तो आगे तक चलता रहेगा ना। वो मान लेते हैं कल को कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार भरेगी, उस लोन को भी चुकता करना पड़ेगा। तो उस फाइनेंशियल ईयर से सिर्फ लेना देना नहीं होता, आगे तक वो चलता रहता है, तो वो ठीक है। तो दैट रिलेट्स टू, तो वो होता है आपका कैपिटल बजट, जो जिसका लेना देना सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर से नहीं होता है, जिसका सिर्फ उसी से लेना देना होता है उसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं। अगला है हमारा कोलोसल स्टैचूज ऑफ विच रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर दी मथुरा। मथुरा में किस मठ के पास ये मूर्तियाँ पाई गई, विशाल मूर्तियाँ? तो ये पाई गई कुषाण डायनेस्टी की। कुषाण की अगर बात करें तो इनके सबसे पावरफुल, वैसे तो इनके फाउंडर कौन थे? कुजुल कड़फीसेस थे, ठीक है, कुजुल कड़फीसेस थे। बाकी अगर बात करें इनके सबसे जो पावरफुल रूलर थे वो कुषाण थे, कनिष्क थे, और उन्होंने ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सबसे एकदम प्योर सोने के सिक्के शुरू किए थे।
चोला की अगर बात करें तो चोला की कैपिटल क्या थी और इनका एम्बलम क्या था, तो इनका एम्बलम था टाइगर, इनके फ्लैग में जो बना हुआ होता था। और चोला की अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे, विजयलया थे। विजयलया ऑप्शन में ना होंगे तो कराई काल ऑप्शन में हो सकता है हो, ठीक है। चोला की एक बात करेंगे तो कैपिटल उरायूर थी, और बाद में राजेंद्र चोला वन ने इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे, इसको शिफ्ट कर दिया था उरायूर से कहाँ पे, गंगई कोंडा चोलापुरम में, ठीक है। गंगई कोंडा चोलापुरम में इसको शिफ्ट कर दिया था। और चोला डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी, यहाँ पे आपकी साउथ इंडिया की चेरा थे, यहाँ पांड्या थे और यहाँ पे चोला थे, चेरा पांड्या और चोला। इनकी जो पांड्या की अगर हम बात करें, पांड्या का एम्बलम क्या था, पांड्या का एम्बलम था फिश, और इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरई थी इनकी, मदुरई। चेरा की बात करें तो इनकी कैपिटल वंजी या फिर वज्जी थी, और इनकी जो एम्बलम था वो बो एंड एरो था, जो वो क्या होता है, धनुष और तीर, ठीक है। मोगाओ केव्स, जिनको केव्स ऑफ 1000 बुद्धास के नाम से जानते हैं, वो किस कंट्री में लोकेटेड है, मोगाओ केव्स। तो ये आपकी सिचुएटेड हैं चाइना में, ऑप्शन नंबर सी। नाम भी देख सकते हो मोगाओ, ठीक है। चाइना अभी नंबर 1 पे चल रहा है ओलंपिक्स की टेबल पे, यूएसए को पिछाड़ दिया, 1 मेडल से आगे चल रहा है अभी। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है जो सिल्क की रेयरिंग और होती है, यानी कि जो आपका रेशम का उत्पादन होता है। विटीकल्चर होता है ग्रेप्स का, अंगूरों का। हॉर्टिकल्चर यूज़, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ फ्लावर पूछता तो फ्लोरिकल्चर आंसर होता। ये होता है हॉर्टिकल्चर, मतलब एक तरह से बागबानी जो होती है ना, बागबानी, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर होता है फिशेस का, ठीक है। मधुमक्खियों का जो होता है, बीज का, उसको क्या बोलते हैं, बी कीपिंग को, तो बताएंगे कमेंट में। ए से शुरू होता है, क्या बोलते हैं उसको, एपीकल्चर बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अगेन रिपीटेड है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको आपके एक्चुअल एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मोरमुगांव किस रिवर की ईस्टरी पे बना हुआ है, जुआरी रिवर की ईस्टरी पे बना हुआ है। अभी मैं आपको समराइज़ भी कर दूंगा लास्ट में कि आपको किन किन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया हैव बीन कैरिड आउट इन हाउ मेनी फेजेस। तो सेंसस ऑपरेशन कितने फेज में हुआ 2011 वाला, तो 2011 वाला हमारा 15वां सेंसस था भारत का, और आज़ादी के बाद अगर बात करें तो 7वां था। इसका मोटो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। ज़रा बताइए कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, अभी बताया था आपको, आर सेंसस आर फ्यूचर। तो ये 2 फेजेस में हुआ था, ठीक है। पहला होता है हाउस लिस्टिंग या फिर हाउस, हाँ वही होता है हाउस लिस्टिंग फेज, और दूसरा था हमारा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज। पहले तो हाउसेस की लिस्टिंग करी गई थी, कहाँ पे कितने हाउसेस हैं, देन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कहाँ पे कितनी है वो हुआ था आपको। तो 2 फेजेस में हुआ था। ये इसको कराती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी होम मिनिस्ट्री कराती है, और उसी के अंडर ही आते हैं हमारे सेंसस कमिश्नर, जो कि ये पूरा इनके अंडर में देख रेख में पूरी सेंसस होती है। उस समय सेंसस कमिश्नर 2011 में सी चंद्रमौली साहब थे। अभी कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है, ठीक है। सेंसस कमिश्नर और जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, ठीक है, वो करवाते हैं। और अगर हम बात करें देश का, तो ये मैंने बता दिया है। देश का पहला जनगणना कब हुआ था, देश की पहली सेंसस कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में, मेयो के टाइम पे, ठीक है। और जो कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी जाना जाता है। देन पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में, किसके टाइम पे हुई थी, ये रिपन के टाइम पे हुई थी, जिनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मेयो के टाइम पे हुआ था। और रिपन के टाइम पे और क्या क्या हुआ था, रिपन के टाइम पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। रिपन के टाइम पे ही पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। रिपन के टाइम पे, रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं रिपन को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपन के टाइम पे आपको हंटर एजुकेशन कमीशन भी आया था, और एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे ज़रा, एंड दैट इज़ कि 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से, लिटरेसी मैंने पढ़ा दिया है, सेक्स रेशियो मैंने पढ़ाया, पढ़ा दिया था, 943 है। लिटरेसी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, और तुम क्या बताओगे,
चाइल्ड सेक्स रेशियो बता दो, या फिर हाँ ये बता दो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है इंडिया का 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2006 में, इन 2006 द नॉमेनक्लेचर वाज चेंज्ड फॉर द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इट वाज रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, ये चेंज करके ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और भाई ये रिस्पॉन्स कम क्यों हो रहा है, डोंट स्पैम, सबका सही है। 343 तो भाई नहीं ना, 343 नहीं, 382 होगा। ठीक है, जिन लोगों ने 382 लिखा है सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, सेक्स रेशियो कितना है, 943 है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है। हाईएस्ट कहाँ पे, बिहार में 1106 है। लोवेस्ट कहाँ पे है, लोवेस्ट 17 लोग रहते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है हमारा यूपी में। इन यूपी द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो कुंभ मेला कितने टाइम के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जो हमारा जुपिटर है, वो पूरा जो अपना एक रेवोल्यूशन है अराउंड दी सन, वो 12 सालों में, ऑलमोस्ट 12 सालों में, 12 से थोड़ा सा कम होता है, उसमें पूरा करता है। ठीक है, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो। तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती, मिथिकल सरस्वती क्यों, क्योंकि माना जाता है पहले सरस्वती यहाँ से मतलब फ्लो होती थी, लेकिन अभी तो आपको पता है सरस्वती विलुप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कितने जगहों पे लगता है आपका कुंभ, तो पता है आपको 4 जगहों में। हरिद्वार किस नदी के किनारे, गंगा। नासिक किस नदी के किनारे, जरा बताइए। और नासिक को हम किस नाम से जानते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उज्जैन किस नदी किनारे, और 30 मतलब एक तो मैंने आपको बता दी, और ये 3 ये हैं। हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, नासिक में आपका गोदावरी, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, कहाँ से निकलती है गोदावरी। और उज्जैन जो है ये शिप्रा, जो शिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल खुद यमुना की और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र में है। द यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके डेवलपमेंट के लिए ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है 52, दुधवा नेशनल पार्क ऑफ यूपी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आपको ही पता है दुधवा यूपी में तो है, लेकिन यूपी किस जिले में, लखीमपुर खीरी में ही है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। और ज़रा कमेंट में आप बताएंगे पन्ना कहाँ पे है, माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, काजीरंगा कहाँ पे, और काजीरंगा किसके लिए फेमस है, रणथंभौर कहाँ पे है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो पन्ना की अगर हम बात करें, तो जो पन्ना जो कि डायमंड यानी हीरो के लिए फेमस है, पन्ना हो गया, माधव हो गया, बांधवगढ़ हो गया। ठीक है, माधव हो चाहे बांधव हो, ये सब किसके लिए कहाँ पे हैं आपके, ये एमपी में है। मानस और काजीरंगा कहाँ पे है, ये असम में है। और मानस और जो काजीरंगा है वो वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। ठीक है, रणथंभौर की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है, और सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है गिव फुल फॉर्म ऑफ एनआईए। एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। एनआईए को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी पीछे देखा था 2008 में बनी थी। 54th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जोन। और एक और नेशनल पार्क जरा बताएंगे, एंड दैट इज़ केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि हमारा एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और बता दीजिए, लगे हाँ तब बात चली गई है तो, बनरघट्टा कहाँ पे है, बांदीपुर कहाँ पे है, और नागरहोल कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अजय सही आंसर होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसको भी मैंने आपको बताया था, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय। इसी तरह ध्यान रखना है एक ऑपरेशन, एंड दैट इज़ ऑपरेशन क्या नाम था उसका,
क्या नाम था यार उसका, नाम एकदम से दिमाग से जा रहा है, अभी बताते हैं, रुको याद आता तो। केबुल लैमजाओ मणिपुर, और बनरघट्टा, बांदीपुर और जो नागरहोल है ये कहाँ पे हैं, ये कर्नाटक में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 55, एंड दैट इज़ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड। ठीक है, बस आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हैज़ इनाग्रेटेड द न्यूली बिल्ट एयरपोर्ट इन अयोध्या, इसका नाम क्या है। हाँ याद आया याद आया याद आया याद आया याद आया, आपको ये बताना है ऑपरेशन इंद्रवती कहाँ से लोगों को, किस देश से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने चलाया था अभी कुछ टाइम पहले। और ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, लिख के तो नहीं, इतना भी कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए 90% चांसेस हैं, या फिर आप 100% ही मान लो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। ठीक है, आने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं। तो ये सही आंसर क्या होगा, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आपको पता है यहाँ पे एक तो जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था उसका नाम था अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, और ये वाल्मीकि एयरपोर्ट। इंद्रवती ये जो है हैती, जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन। जीएसटी लॉ कब इम्प्लीमेंट हुआ, तब देख सकते हैं, वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 57, विच कंट्रीज चेयरमैनशिप हैज़ बिगन फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो किसकी चेयरमैनशिप स्टार्ट हो गई है, तो ये स्टार्ट हो गई है रशिया की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअल में ब्राज़ील को लेना था, लेकिन ब्राज़ील ने चेयरमैनशिप करी नहीं, तो रशिया ने करी। और एक चीज़ और, न्यू मेंबर्स आपको बताने हैं, नए मेंबर कौन है ब्रिक्स के, जो 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स नए मेंबर बन चुके हैं ब्रिक्स के। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक तो इजिप्ट है, ठीक है, इथियोपिया है, और ईरान है, एंड यूएई है। ये 4 नए मेंबर्स बने हैं। 58, हु वॉज दी आरबीआई गवर्नर ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। तो जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो ये हुआ करते थे हमारे सुब्बा राव, तो काफ़ी पहले थे, ये थे उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन यूपी उत्तर प्रदेश में अगर आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो टू मेक कंप्लेंट ऑन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, तो आपको कितने टाइम में रिपोर्ट करना होगा। सही आंसर क्या होगा, 24 घंटे के अंदर जो है आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर। तो कहाँ है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना होता है, 1930। ऐसे याद कर लो, जिस साल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी साल जो है इसको मतलब वही नंबर है 1930। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, चलिए, और विमेन हेल्पलाइन नंबर मैंने बता दिया 181 है, और नेशनल पुलिस हेल्पलाइन कोई, ठीक है, नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये 112 है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर ये 112 है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। अगेन मधुशाला रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन होंगे, हरिवंश राय बच्चन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और है, और वो है क्याट कहाँ की करेंसी है, कहाँ की मुद्रा है, ये आपसे पूछ रहा है जो क्यात है। और एक चीज़ यहाँ पे निराला जी की भी कर लेते हैं, निराला जी बार बार आ रहे हैं तो कर लेते हैं इनकी एक, परिमल ध्यान रखिएगा, परिमल और अनामिका। ठीक है, और बच्चन साहब की एक और, हाँ एक थी, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर किसकी है, बच्चन जी की है। ठीक है, चलो हाँ सबका सही है, चलो तो म्यांमार सबका सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका की क्या है, तो श्रीलंका की है श्रीलंकन रुपी। टर्की की क्या है, टर्की की लीरा है। और टर्की की कैपिटल क्या है, कैपिटल यहाँ की अंकारा है। ठीक है, अंकारा। और अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है, अफ़गानी है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ठीक है,
और कुछ यहाँ पे ज़रा ये बताओ, म्यांमार की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ म्यांमार? कैपिटल है यहाँ की नैपीडॉ। नैपीडॉ यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया? ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड की बात पूछ रहा है। अब अशोक चक्र आंसर नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे समझो पीस टाइम अवार्ड कौन कौन से होते हैं और वॉर टाइम कौन कौन से होते हैं। तो पीस टाइम में सबसे जो बड़ा आपका अवार्ड होता है वो अशोक चक्र होता है। दूसरा सबसे बड़ा चक्र कीर्ति चक्र, जो भी आपने देखा होगा, वो कैप्टन अंशुमान जी की वाइफ को और उनकी मदर को दिया गया था, है ना। और तीसरा होता है शौर्य चक्र। ये पीस टाइम के 3 वो होते हैं। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, इसमें जो वॉर टाइम की बात कर रहा हूँ, वॉर टाइम की, ये सेकंड हाईएस्ट होता है। और थर्ड हाईएस्ट होता है आपका कौन सा? परमवीर हो गया, ठीक है, सेकंड, हाँ। और थर्ड हाईएस्ट हो गया आपका वीर चक्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पीस टाइम के होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और वॉर टाइम की बात करेंगे तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक, क्लियर? चलो, और अच्छा ये बताइए परमवीर चक्र का पहला रेसिपिएंट कौन था, मतलब पहला वाला किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना करके पूछ ले, ये जो है दिया गया था हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी, हो सकता है पूछ ले ये, तो ये पहले रेसिपिएंट थे। चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और बाकी ठीक है, बाकी पीडीएफ मैं आपको कल दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन पूछ रहे हैं सर ये सब याद कैसे रखें? अल्बर्ट आइंस्टाइन आप पूछ रहे हैं ये सब याद कैसे रखें? आप तो मतलब गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं फिर तो, हम जैसे गरीबों का है। क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, अगर आप ये बात पूछ रहे हैं तो देखिए, पोर्ट्स पढ़ के जाने हैं, बंदरगाह जो डेज़ हैं, दिन हैं, वो पढ़ के जाने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। जो हेल्पलाइन टाइप नंबर हैं, वो जो मैंने यहाँ पे यूपी के बारे में कितनी विधानसभा, विधान परिषद, सेक्स रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी रेट, ये सब बताई हैं, वो पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से काफ़ी ढेर से वो क्वेश्चन आते हैं, कल या परसों पीडीएफ मिल जाएगी, वो पढ़ के अच्छे से जाने हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट्स, डेज, हेल्पलाइन यूपी की वो, और करंट अफेयर्स का, और जो आपके पॉलिटी में, और हाँ यूपी में जो भी आपके लेक्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था एक क्या पूछा था, वो कीतम झील पूछा था, ठीक है। या फिर जो इम्पॉर्टेंट आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी, ज़रा बताएंगे कमेंट में कब सिटी डेवलप करी गई थी? फतेहपुर सीकरी आगरा के पास, जल्दी से बताइए। फतेहपुर सीकरी, ठीक है। जैसे कीतम लेक है, तो कीतम लेक आपका आगरा में है, ठीक है, वो इम्पोर्ट पता होना चाहिए, वो आपका रामसर साइट भी है। फतेहपुर सीकरी की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका कहाँ पे, यूपी में, इसलिए पूछ सकते हैं। और कब बनवाना इसको स्टार्ट किया था किसने? अकबर ने 1571, 1571 में। बुलंद दरवाज़ा बनाया 1575 में, क्योंकि गुजरात में विक्ट्री हुई थी उसके बाद में अकबर ने, ठीक है। अकबर का जो मकबरा है, शाहजहाँ का मकबरा है, वो भी आगरा उत्तर प्रदेश में ही है, तो इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कीतम झील का दूसरा नाम क्या है, हो सकता है वही पूछ ले आपसे, तो सुर सरोवर है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, यूपी में जो चीज़ें हैं। और बाकी तो आप ये मान के, जैसे मैंने बताया पॉलिटी में जो आपके आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों वगैरह से, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी जब पहले दिन का पेपर होगा तो वहाँ से और थोड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि जीएसटी से खूब क्वेश्चंस आए अभी, ठीक है। जीएसटी से आपने देखा कि मतलब ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में जीएसटी से क्वेश्चन आया, और डीमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन आया। अब डीमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो तो अब श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ डे से क्वेश्चन पक्का आएगा, पोर्ट से, हेल्पलाइन से, एसिड, किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है। अब ये एसिड हो गया, पोर्ट हो गया, ये तो अब यहाँ पे जितना मैंने करवा दिया उतना ही काफ़ी है। अच्छा मैंने आपको बताया था एप्पल और बनाना में कौन सा एसिड होता है, तो मेलाइक एसिड होता है, ध्यान रखना।
चींटी के नेक में फॉर्मिक या फिर मेथनोइक एसिड, वही सेम एसिड ही होता है, फॉर्मिक बोलो या फिर मेथनोइक बोलो, ठीक है। तो ये तो यहीं से कवर हो जाएगा। डेज को आपको एक बार देख जाना है, नहीं होगा तो मैं PDF परमार SSC टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो करंट अफेयर की PDF में मैं डालूंगा वो फ्री रहेगी सभी के लिए, और वो परमार SSC टेलीग्राम पे रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी ये लेक्चर का PDF भी आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अलग से तो यार पॉसिबल नहीं होगा अभी यूपी पुलिस के लिए लेना, बिकॉज CGL के लिए अब थोड़ा सा कल से लगना पड़ेगा ना, इसलिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम डेट तुरंत ही आ गया। नहीं तो मैं 1-2 लेक्चर और करवा देता, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इतना जल्दी CGL आ जाएगा। तो इसलिए CGL के लिए कल करंट अफेयर की क्लास है इसी टाइम, शाम को 5:30 बजे से, तो ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरिओम, सिलेक्शन ले लो फिर मिलते हैं, है ना। चलो भाई, और भाई सिलेक्शन के बाद कोई भूल नहीं जाएगा, ठीक है, भूल नहीं जाना रे। चलो भाई, तो है ना, लेक्चर का प्यार है तुम भूल नहीं जाना रे। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, धन्यवाद।